रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद एथिक्स का टेस्ट है। तो टेस्ट 3 पे हम लोग देखेंगे कैसे आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पे है। दूसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, आंतरिक अशांति। थर्ड क्वेश्चन है ट्रिब्यूनल सिस्टम पे। चौथा क्वेश्चन है जुडिशरी और चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, नियंत्रण एवं संतुलन। पांचवा क्वेश्चन है डिवोल्यूशन, विकेंद्रीकरण। राइट। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल डू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्ले इन इंडियन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लॉ मेकिंग एनालाइज। ठीक है, भारतीय विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समितियों की क्या भूमिका है। वे प्रभावी कानून निर्माण में किस प्रकार योगदान देती हैं। ओके। तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन, इसमें आप लोग बताओ क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा है, संयुक्त संसदीय समिति। एनीवन? सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बता सकते हैं कि इनका गठन हम्म। विधायी मसलों को सुलझाने के लिए कोई धन की अनियमितता की जांच के लिए किया जाता है, और इसमें हम्म। दोनों सदनों से मेंबर होते हैं, लगभग 21+10 का रेशो। हम्म। 21 और 10 तरह से होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यही बता सकते हैं कि मतलब इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन। देखो यहाँ पे बोथ हाउस के मेंबर होते हैं, है ना, और पर्पज क्या होता है, टू एग्जामिन बिल। ठीक है, तो जो भी आते हैं विधेयक, उसको क्या इनका काम रहता है, एग्जामिन करना। ठीक है, उसमें मेंबर दोनों हाउसेस के होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरिंग में देखो थोड़ा सा इशू आ सकता है आप लोग को। इसमें स्ट्रक्चरिंग में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसमें क्या रखना चाहिए। ऐसे इसमें हेडिंग क्या होगा। सर एक पहला हेडिंग तो ये बनाएंगे, विधायी प्रक्रिया में इनकी क्या भूमिका है। हम्म। ठीक है, विधायी प्रक्रिया में भूमिका। दूसरा हेडिंग। एक ही सर वे इफेक्टिव कानून निर्माण में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं। अब बस ये मुझे बताओ, जैसे देखो कई बार यूपीएससी ऐसा रिलेटेड हेडिंग पूछ लेगा, है ना, कि प्रभावी कानून निर्माण और विधायी प्रक्रिया में क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। क्या हमको दोनों अलग अलग हेडिंग बनाना चाहिए कि दोनों को एक में मिला लेना चाहिए। सर दो जगह पूछा है, मुझे लगता है दो जगह बना लेना चाहिए कि सर कानून बनाना एक लिमिटेड है, और विधायी प्रक्रिया हम्म। में सब कुछ आ जाएगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। हम्म। मतलब देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि रिलेटेड हेडिंग है ना, थोड़ा सा मतलब जैसे मान लो आपको लगे कि आपको ये लगेगा कि मैंने प्रभावी कानून में जो चीज लिखे हैं, किसी स्टूडेंट का वही पॉइंट विधायी प्रक्रिया में रहेगा। ठीक है, और देखो इसमें एक चीज, जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की लिमिटेशन भी डिस्कस करनी है ना, क्योंकि भूमिका पूछा है, एनालाइज करना है, हम लोग लिमिटेशन और वे फॉरवर्ड भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी दो हेडिंग एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब 1.5 पेज या 0.75 पेज हम लोग इस पे भी लिख सकते हैं। 1.25 पेज या फिर 1.5 पेज हम लोग इस पे लिख सकते हैं। अब या तो आप दो दो अलग हेडिंग बना दो या फिर एक हेडिंग इसके लिए रख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉइंट बहुत रिलेटेड होंगे। तो मतलब इसका अच्छा तरीका ये है कि विधायी प्रक्रिया में भूमिका एवं प्रभावी कानून निर्माण में भूमिका, तो दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक हेडिंग बना लें, जिससे कि हम लोग लिमिटेशन और सजेशन भी डिस्कस कर पाएं। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत कम चांस होगा कि जब एकदम रिलेटेड हेडिंग पूछ लिया जाए, कि एक ही टाइप की हेडिंग दोनों एस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ, है ना। ये मतलब आपके ऊपर है, आप चाहो तो अलग अलग दो हेडिंग बना के लिख दो, या फिर दोनों को एक में कंबाइन करके फिर लिमिटेशन और सजेशन, टोटल 3 हेडिंग बन जाएंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग दोनों हेडिंग को एक में कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, विधायी प्रक्रिया में भूमिका एवं प्रभावी कानून निर्माण में। हेडिंग 1 लेजिस्लेटिव प्रोसेस और इफेक्टिव लॉ मेकिंग में। ठीक है, हम इसको एक हेडिंग रखते हैं। ये आपके ऊपर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो दो इसको अलग अलग पार्ट में कर लो।
अब यहाँ पे क्या क्या एस्पेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं? एनीवन? सर ये जो कानून होता है उसके सभी पक्षों की जांच करती है, जैसे अभी हम्म एफसीआर ने बिल 2026 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा था। तो इसके मतलब सभी साइड को एनालाइज करते हैं ना, एनालाइज करते हैं, प्रोज, किसी पर्टिकुलर बिल के प्रोज क्या हो सकते हैं, कौन से क्या हो सकते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, इसमें हम लोग ये सुधार कर सकते हैं, फीडबैक देते हैं, रिकमेंडेशन या फिर फीडबैक। राइट। वक्फ विधेयक पे इन्होंने फीडबैक दिया था 2024। तो यहाँ पे हम लोग वक्फ वाला अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लिख देंगे। देखो अब जैसे यहाँ पे लिखना है तो थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक फीडबैक याद है तो वो लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो ऐसे डाल सकते हैं, या फिर अपने से कुछ फीडबैक बना लो। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कि जो धर्मनिरपेक्ष प्रोविजन है उस मतलब जो इस तरीके से हम लोग रेगुलेट करें। सेक्युलर एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, कि जो चीजें सेक्युलर है, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन हो गया वक्फ बोर्ड का, ठीक है, ऑडिटिंग हो गई, ठीक है, तो जो चीजें मतलब बहुत रिलीजन से लिंक नहीं है, उन सब में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व ज्यादा होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे, डिजिटलाइजेशन करे, ये सब क्या है, सेक्युलर एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है। ठीक है, या फिर वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोग अगर इस तरीके से डाल सकते हैं, अगर मान लो स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड आपको नहीं याद आ रहा है, एक अपने से ऐसा वे फॉरवर्ड बना लो कि जैसे वक्फ अमेंडमेंट बिल में इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, और क्या इसमें वे फॉरवर्ड, इसमें कंट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं? ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हम्म लेजिस्लेचर है उसको इनकरेज भी करती है कानून बनाने के लिए, जैसे इन्होंने हर्षद हम्म मेहता स्कैम को अच्छे से एनालाइज किया था, फिर सरकार को रिपोर्ट दी थी कि जो सिक्योरिटी मार्केट है उसके लिए कानून ठोस बनाने चाहिए। हम्म। उसके बाद सरकार लॉ लेके आई। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो गया, या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस हो गया, और कुछ स्कैम है उसको हाईलाइट करने में, है ना। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कई बार क्या हो सकता है, अपोजिशन को इससे पॉइंट भी मिल जाता है, कि डाटा मिल जाता है कि आप इस पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हो, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का फीडबैक है, रिकमेंडेशन है, उन सब मुद्दों पे अपोजिशन जो गवर्नमेंट इन पावर है उससे क्वेश्चन रेज कर सकती है। ठीक है, इसको रूटनी ऑफ बिल, यहाँ पे अपोजिशन जो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव का अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जब हम लोग देखते नहीं है कि जब जो लेजिस्लेचर होता है वो एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से अकाउंटेबल बनाता है, तो उसमें हम लोग एग्जांपल डालते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं। और एक ये अच्छा मतलब दिखाता है कि जैसे यहाँ पे देखो जितने भी जैसे यहाँ पे, क्योंकि मेंबर दोनों पार्टी के होते, दोनों अपोजिशन के भी होते हैं और पार्टी के भी होते हैं, और या फिर हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा, दोनों हाउस के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से कंसेंसस बनाने में हेल्प मिलती है, जैसे क्या बोलते हैं, एक इसके लिए वर्ड है, समन्वय। हाँ समन्वय, या फिर एक जैसे बोलते नहीं है इसको कि मिनी, एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता है ना। जैसे आप देखोगे पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होता है, लेकिन जब हम लोग कमेटीज की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, तो वहां पे लोग एक्चुअल में काम करते हैं, बिल में क्या इशूज हैं उस पे काम करते हैं, क्या स्क्रूटनाइज करते हैं, वे फॉरवर्ड देना हो उस पे काम करते हैं, है ना। तो एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करते हैं। इस पे एक मतलब बहुत फेमस कोट है, व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन, पार्लियामेंट इज इन सेशन, बट व्हेन वी आर इन कमेटी, पार्लियामेंट इज एट वर्क, ऐसा करके कुछ है। तो एक्चुअल काम कौन करता है, कमेटी करती है, पार्लियामेंट एट वर्क। ठीक है, एक्चुअल वर्क मतलब जब कमेटी होती है उसी के थ्रू होता है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब इंट्रा पार्टी और लोकसभा राज्यसभा सभी के मेंबर के बीच में कंसेंसस बनाने का मतलब स्कोप रहता है, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिमिटेशन देख लेते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का लिमिटेशन। अब जैसे देखो आयुषी, तुमने ये डायग्राम जो बनाया है यहाँ पे, डायग्राम अच्छा है, लेकिन देखो ये वाला जो डायग्राम डाली हो, इसको यहाँ न रखने की जगह तुमको यहाँ रखना चाहिए था, जो लिमिटेशन वाला पार्ट है यहाँ पे दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर ऑफ बिल्स जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिए जा रहे हैं वो हर साल घटते जा रहे हैं। ठीक है, पहले कितना था, 71%, 15th लोकसभा में 25%, 16th लोकसभा में, और 17th लोकसभा में कितना हो गया, 16%। क्योंकि देखो यहाँ पे तुम क्या दिखा रहे हो, योगदान, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चीजें डिस्कस करेंगे, तो ये चीज जो घट रहा है इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे लिमिटेशन वाले पार्ट में। ठीक है ना, तो जो नंबर ऑफ बिल्स क्या हो रहे हैं,
डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है? जितनी भी कमेटी होती है जनरली उनका रिकमेंडेशन क्या होता है? एडवाइजरी इन नेचर होता है, मतलब हाँ बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है। और कोई इसमें क्रिटिसिज्म है जो हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का? सर आजकल रिसेंट जो बिल है उसके कंटेक्स्ट में हम्म इनके पास विशेषज्ञों की और स्टाफ और फंड की कमी होती एक्सपर्टीज हो गए, है ना, मतलब स्टाफ रिसोर्सेज की बात हो गई कि जो स्क्रूटनी करने में बिल का जो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, जो एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, कई बार इनके पास नहीं रहता है ना। और जो मेंबर भी होते हैं 1 ईयर के लिए इलेक्टेड होते हैं, तो नेक्स्ट ईयर न्यू मेंबर आ जाते हैं। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इसमें बहुत पार्टी के मेंबर होते हैं, है ना, तो कॉन्सेंसस बनाना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, डिले हो जाता है बिल। अगर मान लो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया बिल, वहां पे थोड़ा सा डिले होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारा लिमिटेशन हो गया। अब देखो, अगर स्पेस बच रहा है तो आप वे फॉरवर्ड लिख दो, नहीं तो फिर कंक्लूजन में ही ऐड कर दो। लेकिन कोशिश करो कि एक छोटा सा वे फॉरवर्ड आ जाए अलग से। ठीक है, फिर इतने में हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, स्टाफ होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स। ओके। और क्या होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ बिल्स ज्यादा से ज्यादा भेजे जाएं, उसको मतलब घटाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिना कमेटी स्क्रूटनी के फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, जो हम लोग चाहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल हो टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का की प्रिंसिपल है, वो अपहोल्ड तब तक नहीं हो पाएगा जब तक बिल अच्छे से स्क्रूटनाइज ना हो पाए। ठीक है, तो हम लोग यही बस बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपर्टीज की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, नंबर ऑफ बिल्स और ज्यादा यहाँ पे दिए जाए, और थोड़ा सा टाइमली चीजें हो, टाइमली स्क्रूटनी, ये सब चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन? फिर यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, कंक्लूजन क्या करेंगे, क्योंकि जैसे देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका जो की प्रिंसिपल है, इसेंस क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। कोर प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, अकाउंटेबिलिटी। और किसकी अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, है ना। तो यहाँ पे जरूरत क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, बाई ट्रांसफरिंग मोर बिल्स एंड प्रोवाइडिंग मोर एक्सपर्टीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सपर्टीज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब चाहो तो अगर यहाँ पे आप नहीं लिखो डिटेलिंग कर दो, अदरवाइज बस इतना आप बता सकते हो कि ये जो अकाउंटेबिलिटी, जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो की प्रिंसिपल है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, वो तब तक अफोर्ड नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग बिल को अच्छे से स्क्रूटनाइज ना करें। और ज्यादातर बिल जेपीसी के थ्रू पास होने चाहिए, मतलब उनको पहले स्क्रूटनी के लिए दिया जाना चाहिए, फिर वो बिल लेजिस्लेचर में आए, है ना। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कम लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है, द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रेबेलियन एज अ ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी रेज द थ्रेशोल्ड फॉर इन्वोकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। अभी यहाँ तक बस कॉन्टेक्स्ट दे रहा है ना, क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, डिस्कस द रेशनल बिहाइंड दिस चेंज एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर बैलेंसिंग द राइट टू प्रोटेस्ट विथ पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, रेशनैलिटी क्या थी, और दूसरा क्या था, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो आपातकाल घोषित करने के लिए जो हमने पहले आंतरिक अशांति वाला चीज प्रोविजन था, उसको रिप्लेस कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है, उससे प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब यही पूछ रहा है कि इस प्रतिस्थापित करने का औचित्य क्या है। ठीक है, मतलब रेशनल क्या है, और दूसरा इसका महत्व क्या है सार्वजनिक व्यवस्था एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के संतुलन करने में। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को बैलेंस करने में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर स्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? आर्टिकल 352 की बात कर सकते हैं, है ना। फिर 44 अमेंडमेंट से स्टार्ट करके आर्टिकल 352 को रिलेट करके लिख सकते हैं कि लाइक हम्म 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हम्म अनुच्छेद हम्म 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में फिर आर्थिक आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में प्रतिस्थापित किया, ऐसा कुछ आ जाएगा।
और हाँ हाँ फिर उसके बिल्कुल। उद्देश्य को लेके कि इसकी जो मतलब कोई दुरुपयोग की संभावना को सीमित करना है, ऐसे करके आ जाएगा इनको। हम्म, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा रखेंगे कि आर्टिकल 352 इमरजेंसी की बात करता है, और 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमने जो आंतरिक अशांति को रिप्लेस कर दिया सशस्त्र विद्रोह से। ठीक है। छोटा ही इंट्रोडक्शन रखेंगे, बाकी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि औचित्य क्या है, इसका फायदा क्या है, या फिर इसको सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच में बैलेंस बनाने में क्या फायदा है। ठीक है। तो हेडिंग 1 हम लोग का क्या होगा इसमें? फिर परिवर्तन का औचित्य करके एक हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाला मतलब औचित्य से ही रिलेटेड रहेगा, मतलब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इस जो चेंज है, प्रतिस्थापन है, उसका औचित्य क्या है। ठीक है। या फिर रेशनल क्या है। सेकंड हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग? सेकंड, विरोध के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन। हम्म क्या क्या? अब यहाँ पे विरोध के अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा, तीन चीज है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमने चेंजेस किए हैं उससे इस ये तीनों चीजों पे कैसे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। विरोध करने का अधिकार भी प्रोटेक्ट हो पा रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है। तो इन तीनों चीज पे कैसे कैसा इंपॉर्टेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी का कुछ और इसमें इंट्रोडक्शन हेडिंग बन रहा है इसके अलावा? महत्व वाला जो हम लोग एस्पेक्ट एस्पेक्ट रखेंगे वो इसी सेंस में ही रखेंगे। ठीक है। किसी का कुछ और हेडिंग है इसमें? तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग को कवर करते हैं ना। यहाँ पे रेशनैलिटी क्या है, जो हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस से आर्म्ड रिबेलियन की तरफ चेंज किया है थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके। अब आप लोग यहाँ पे बताओ इस चेंज से फायदा क्या हुआ, मतलब या गवर्नमेंट चेंज क्यों की थ्रू 44th अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या पड़ी? एनीवन? फिर जो 1975 का इंटरनल डिस्टरबेंस हुआ था, वो हम्म। दोबारा से सिचुएशन ना आए, इसलिए हमने 44th अमेंडमेंट को लाया। ठीक है। हम लोग को फ्यूचर में इस टाइप के कोई मिसयूज ना करे प्रोविजन को, प्रिवेंशन मेजर था एक तरीके से, है ना। ठीक है। कि फिर से दोबारा कोई इस प्रोविजन को मिसयूज ना करे, क्योंकि इमरजेंसी क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में यूज होना चाहिए, है ना। तो अगर मान लो कुछ ऐसा वेग प्रोविजन रखते हैं जो क्लियरली चीजें दिखाने, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब वो किसी भी सिचुएशन में आप दिखा सकते हो, तो वेग प्रोविजन नहीं रखना है, उसको हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है। कि आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी इमरजेंसी पूछी जा सकती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस में बहुत सारी चीज आ जाएंगी। मान लो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको भी हम लोग डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं, बट आर्म्ड रिबेलियन अलग होता है। ठीक है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को और स्पेसिफिक कर दिया गया, जिससे कि कोई इस प्रोविजन का मिसयूज ना कर पाए, मिसयूज को रोका जा सके। इसके अलावा और कुछ रेशनैलिटी था? नागरिकों के अधिकार की रक्षा। बहुत अच्छा पॉइंट है कि सिर्फ है ना। सहाय है कि लगभग 2 लाख लोगों का निवारक निरोध किया गया। हम्म। ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम लोग डाल सकते हैं, है ना। और एक चीज जैसे देखो, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में सोचेंगे तभी पॉइंट आएगा, है ना। क्योंकि देखो इमरजेंसी का मिसयूज क्या हो सकता है, सिटीजन के राइट पे हो सकता है, या फिर कई बार क्या होता है, जो यूनिटेरी स्ट्रक्चर दिखने लगता है फ्रॉम फेडरल स्ट्रक्चर से। ठीक है। तो फेडरल स्पिरिट अपहोल्ड कर पाए, इसलिए भी जरूरी है कि उस प्रोविजन को चेंज करने की जरूरत थी आर्म्ड रिबेलियन से। और जो एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है, जिसमें मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्री प्रेस हो, ठीक है, सिविल राइट हो, ये सब चीजें सही से रह पाए, इसलिए अमेंडमेंट की जरूरत थी। ठीक है। अब हम लोग सेकंड एस्पेक्ट पे आते हैं, क्वेश्चन इसका महत्व क्या है इन तीनों चीज को लेके, विरोध करने के अधिकार को लेकर, सार्वजनिक व्यवस्था इंश्योर करने में, और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन, है ना। तो हेडिंग 2 हम लोग का क्या रहेगा? महत्व या फिर सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज, जो हमने रिप्लेस किया है वर्ड, उससे क्या फायदा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि तीन पार्ट में इसको ब्रेक कर लें। चाहो तो आप ऐसे मतलब वर्टिकल कर लो या फिर हॉरिजेंटल, है ना। कि पब्लिक प्रोटेस्ट को लेके, सेकंड पब्लिक ऑर्डर की बात कर सकते हो, और थर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट में हम लोग क्या लिखेंगे?
फिर 19(1)(a एंड 19(1)(e) 1(b) को रिलेट करके लिख सकते हैं कि अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और असेंबली, है ना, वो इसके थ्रू पॉसिबल था। अदरवाइज क्या होता, कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट को मतलब गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको एज ए इंटरनल डिस्टर्बेंस ट्रीट कर सकती थी। ठीक है, बट अब उसको रिप्लेस कर दिया आर्म रेबेलियन से। आर्म रेबेलियन क्या होता है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स यूज कर रहा है तो उसको हम, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे। फिर वहां पे क्या हो सकता है, मे बी जुडिशरी रिव्यू करे तो उसको फिर मतलब एक तरीके से वाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोटेस्ट इजीली हो पाएंगे, लोगों के राइट प्रोटेक्ट हो पाएंगे, सिविल राइट। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, है ना, इसमें आप बोल सकते हो जो डिजिटल राइट है वो सब प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बस कल जो सिटीजन के राइट वाले एस्पेक्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट कवर कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर पे इस पे कैसे इम्पेक्ट पड़ेगा? फिर इसमें 19(2) और 19(3) जो पब्लिक ऑर्डर हैं उन पे युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं हम्म, पॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जो राइट है वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो है ही, है ना। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कर रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इनफ है, क्योंकि हर प्रोटेस्ट मतलब वहाँ पे हर राइट पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको यूज करके पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है रेदर देन इम्पोजिंग इमरजेंसी, है ना। अब थर्ड, हम जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हम बता देंगे कि आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है, वो एक बड़ा थ्रेट हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोज कर पाएगी इमरजेंसी, है ना। मतलब इमरजेंसी अभी इम्पोज कर सकती है गवर्नमेंट इन केस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बाय यूजिंग आर्म्ड रिबेलियन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तीनों पार्ट को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगे, दो दो तीन तीन पॉइंट तीनों में लिख देंगे, अराउंड 8 to 9 पॉइंट यहाँ हो जाएंगे, 5 पॉइंट यहाँ। ठीक है, फिर कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आयुषी की कॉपी देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी इन्होंने बनाया है कि संघीय व्यवस्था कैसे एकात्मक या फिर यूनिटेरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है ना, उसको रोकने के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था को के बीच में संतुलन बनाने के लिए, है ना, कि शांतिपूर्ण विरोध हो पाए, आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b). ठीक है, कुछ कुछ इन्होंने एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे शाहीन बाग मामला। ठीक है, सार्वजनिक संरचना का अवरुद्ध करना विरोध का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसका यूज कर सकती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है बीएनएस की धारा 163। ठीक है, फिर इन्होंने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदर्शन के बीच में कैसे बैलेंस बनाए, है ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कुछ कुछ एग्जाम्पल के साथ। 2024 बांग्लादेश की घटना, सीजीआई सूर्यकांत का एग्जाम्पल है, फिर यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का कथन क्या है, आवश्यकता अनुसार भारतीय संविधान ये वाला आयुषी क्या लिखी हो? संघात्मक फेडरलिज्म। अच्छा, संघात्मक है, ठीक है। संघात्मक या फिर एकात्मक में परिवर्तन हो सकता है, मतलब एक तरीके से नीड बेस्ड, अगर देखोगे आप तो आवश्यकता अनुसार भारतीय संविधान संघात्मक या फिर एकात्मक या यूनिटेरी में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि जो हमारे इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन है उसको और स्पेसिफाई किया जाए, जिससे कि उसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है, और जुडिशरी का एक्टिव रोल होना चाहिए। जुडिशरी का रोल हो गया, सिविल सोसाइटी का हो गया, अपोजिशन का हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया मीडिया का रोल हो गया, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि बस केवल हमने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्रिएट कर दिए, है ना, मान लो हमने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स बना दिए, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं है या फिर सिविल सोसाइटी की कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, मतलब वो एक तरीके से पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस नहीं दिखा रहे हैं, है ना, मीडिया कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। ठीक है, अपोजिशन गवर्नमेंट को इस टाइप के एक्शन के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, तो क्या होगा, जैसे मीडिया क्या है, इसीलिए बोलते हैं फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, तो मीडिया का भी रोल होता है, अपोजिशन का भी रोल होता है, सिविल सोसाइटी या फिर सिटीजन का भी रोल होता है टू मेक गवर्नमेंट गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, तो अगर सब सही तरीके से काम करेंगे अपार्ट फ्रॉम लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, तब जाके हम लोग इस टाइप के मिसयूज को अवॉइड कर पाएंगे, मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है रेयरेस्ट ऑफ रेयर यूज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर अप्रोच आप यूज करके कंक्लूड कर सकते हो, या फिर वे फॉरवर्ड अगर आप देना चाहो तो इस तरीके से बता सकते हो, है ना, कि हम लोग इस तरीके से फ्यूचर में अगर कोई मिसयूज हो सकता है, इस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जुडिशरी के रोल से, प्रोएक्टिव सिटीजन के रोल से, सिविल सोसाइटी के कॉन्ट्रीब्यूशन से,
मीडिया के द्वारा भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाए गवर्नमेंट की, अपोजिशन के द्वारा भी, है ना, तब जाके कोई इस प्रोविजन का मिसयूज नहीं कर पाएगा। ठीक है। जैसे देखो अभी मान लो अगर आप देखोगे बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब संविधान हत्या दिवस आपने सुना होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेथ डे ऐसा करके है। अब ये वो सेलिब्रेट कर रही है, वो क्या चीज हाईलाइट कर रही है ना, मतलब अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पे उस जो 1975 77 का इंसिडेंट था, उसको अभी तक अपोजिशन उसको यूटिलाइज कर रही है ना, डिफेम करने के लिए गवर्नमेंट को, कांग्रेस या फिर कोई अपोजिशन में गवर्नमेंट है ना। तो ये दिखा रहा है कि इस तरीके से बाकी पार्टी भी कर सकती है, अगर कोई चीज इलीगल हो या फिर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो उनका भी रोल होता है जब वो अपोजिशन में रहे या गवर्नमेंट रहे, उस चीज को हाईलाइट करें जो चीजें इलीगल या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई हैं, जिससे कि फ्यूचर में कोई उस चीज को दोबारा रिपीट ना कर पाए। ठीक है। क्योंकि इस टाइप का इंसिडेंट होगा तो मे बी कई मतलब काफी टाइम तक उस चीज को लोग, अपोजिशन या फिर पार्टी पार्टी इन गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर सकती है फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपोजिशन का भी रोल होता है, मीडिया का भी रोल होता है, सिटीजन्स का भी रोल होता है ना, ना कि बस केवल कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल मेजर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पे आते हैं। Critically examine whether the tribunal system in India has emerged as an effective fast track alternative to conventional courts are। पहला पूछ रहा है क्या ये इफेक्टिव फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव बन गए हैं कन्वेंशनल कोर्ट के, या फिर इट बिकमिंग अ रिस्क बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ओवर एडजुडिकेशन। है ना, तो इसमें दो एस्पेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि आलोचनात्मक परीक्षण कर रहे हैं कि क्या भारत में अधिकरण प्रणाली पारंपरिक न्यायालयों के प्रभावी त्वरित विकल्प के रूप में उभरी है, या फिर यह न्याय निर्णय पर कार्यपालिका के प्रभाव का साधन बनने का जोखिम रखती है। ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वेश्चन का मेन थीम क्या है, ट्रिब्यूनल सिस्टम, है ना। तो हम लोग ट्रिब्यूनल से ही शुरू कर सकते हैं कि ट्रिब्यूनल्स, कौन सा आर्टिकल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, 323A और 323B। है ना। अबाउट दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और बी क्या है, अदर मैटर्स, अदर रिलेटेड मैटर्स, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से बस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख के सिंपल सा स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 क्या हो सकता है। सर इंट्रो में पहले रिसेंट अपडेट दे सकते हैं कि अभी 3-4 दिन पहले सर एक एक्ट आया, रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2026। तो उसमें उसी क्या में चीज है। सर ये जो मद्रास बार एसोसिएशन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी उसको लेके के बिल पास हुआ है। हम्म, ठीक है। ठीक है, उससे कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक दो लाइन में आप इंट्रोडक्शन आर्टिकल बता दो और रिसेंट कॉन्टेक्स्ट बता दो, उससे हो जाता है कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, अगर आप वो लिंक कर पा रहे हो तो वो जरूरी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे हेडिंग क्या हो सकता है। फर्स्ट हेडिंग क्या होगा इसमें। सर, त्वरित विकल्प के रूप में उभरना। हम्म। ठीक है, त्वरित विकल्प के रूप में उभरना या फिर फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव। ये भी लिख सकते हैं त्वरित और प्रभावी विकल्प के रूप में अधिकरण। ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लैंग्वेज उभरना देखते हैं वर्ड, पहले। उभरना वर्ड वो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। ओके, तो उसको वैसे ही कर लेते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे बस मतलब एक्चुअल में क्या है कि ये कीवर्ड आना चाहिए कि फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव की तरह काम कर रहा है ना। ठीक है। फिर दूसरा एस्पेक्ट इसमें क्या बोल रहा है कि न्याय निर्णय पर कार्यपालिका के प्रभाव का साधन बन रहा है, मतलब एक तरीके से रिस्क वाला एस्पेक्ट दिखा रहा है, रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है। कार्यपालिका का प्रभाव। ठीक है, जो मतलब जुडिशियल जो न्यायिक निर्णय होते हैं उसमें कार्यपालिका का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, एक उसका भी रिस्क रहता है ड्यू टू ट्रिब्यूनल सिस्टम। है ना, तो अब हम लोग पहले, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये इशू हाईलाइट कर रहा है, तो हम लोग एक हेडिंग और यहाँ पे रखेंगे, वे फॉरवर्ड बताना है। ठीक है, सुझाव क्या हो सकता है, कैसे हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। हेडिंग 1 क्या रहेगा, फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव।
ट्रिब्यूनल एज अ फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव, मतलब पूरा लिखना है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे कि हम लोग पांचों क्वेश्चन थोड़ा टाइम से कर पाए। तो ट्रिब्यूनल एज अ फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव, देखो ये 10 मार्कर क्वेश्चन है और हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 हेडिंग बन रहा है ना, तो हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे 4 या मैक्सिमम 5 पॉइंट रहे, है ना। हेडिंग 2 हम लोग का क्या होगा, रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है, कि कार्यपालिका का किस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन जुडिशियल जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, है ना, या फिर न्यायिक निर्णय में, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव हम लोग किस तरीके से अप्रूव करेंगे। त्वरित न्याय किस तरीके से है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम में या हायर कोर्ट में या फिर ओवरऑल जुडिशरी में पेंडेंसी कितना है अभी, एबव 5 करोड़ है ना। लेकिन ये कोर्ट फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, मतलब जो केसेज होते हैं टाइमली रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, एनीवन। फिर त्वरित न्याय वाला जो पॉइंट लिखा है उसमें हम सीधा एग्जांपल भी तो डाल सकते हैं, लाइक अगर उन्होंने अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो था, उन्होंने हम्म अपनी सेवा संबंधी जो उनके कुछ मतलब कुछ विवाद चल रहे थे, उसका उन्होंने अभी हाल में मतलब हम्म, सॉल्यूशन निकाला है, तो उसको डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा स्पेसिफिक आप बताना उसमें क्या हो सकता है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे ये लोग फास्ट ट्रैक क्यों कर पा रहे हैं। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग जुडिशरी में क्या देख रहे हैं, बहुत सारा पेंडेंसी है ना। दूसरा क्या है, बहुत सारी वैकेंसी है, मतलब आप देखोगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, है ना, बहुत सारी वैकेंसी है, तो टाइमली जस्टिस नहीं हो पा रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइमली रिक्रूटमेंट हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जुडिशरी कुछ कुछ एरियाज में जैसे लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है ना, लेकिन इनके पास क्या है, स्पेशलाइजेशन है, जैसे क्योंकि यहाँ पे, एनजीटी। हाँ, एनजीटी का एग्जांपल दे दिया हमने। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि यहाँ पे जुडिशियल मेंबर भी हैं और नॉन जुडिशियल मेंबर भी हैं, ठीक है, ठीक है। नॉन जुडिशियल हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, जो स्पेशलाइज्ड, जिसका उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है, वैसे लोग भी हैं। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है। इनके पास क्या होता है, जुडिशियल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल एक्सपर्टीज होता है, और जो नॉन जुडिशियल मेंबर होते हैं उनके पास उस पर्टिकुलर सेक्टर या फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज होता है। तो दोनों लोग इसमें मेंबर, मतलब दोनों दोनों तरह के होते हैं, तो यहाँ पे चीजें मतलब स्पेशलाइज रहती हैं और टाइमली हो पाती हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया फास्ट ट्रैक अल्टरनेटिव। सेकंड क्या है, रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। इसमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है, सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं किसमें है, अपॉइंटमेंट में, है ना, क्योंकि जितने भी ट्रिब्यूनल है ज्यादातर उसमें क्या है, अपॉइंटमेंट। क्रिएशन भी जैसे देखोगे आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, कौन क्रिएट करता है, पार्लियामेंट, ठीक है। अदर मैटर्स में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रोल सेंटर का ज्यादा होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गया, ट्रांसफर हो गया, इस टाइप की चीजों में ह्यूज रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर मतलब यहाँ पे रोल ज्यादा रहेगा तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे, वहाँ पे ट्रिब्यूनल की ऑटोनॉमी या फिर इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो सकती है, जो हमारा बेसिक फीचर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या है, एक बेसिक फीचर है, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, ये हम लोग रिस्क वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रिब्यूनल की ऑटोनॉमी या फिर इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इसमें है। सर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी केस फाइल होते हैं सबसे अगेंस्ट तो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में ही फाइल होते हैं, सबसे बड़ी बात ही कार्यपालिका ही है। ये एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है ये, हालांकि ठीक है, इसमें मतलब दोनों में आ सकता है, बट इसमें ज्यादा हाँ, रिलेवेंट रहेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या प्रोविजन हो सकते हैं, और क्या रिस्क है। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट आर्टिकल 50, हम्म एग्जीक्यूटिव तो जुडिशरी से सेपरेट रहना चाहिए। थोड़ा सा मतलब ये वाला तो हमको लिखना है, लेकिन हमको दिखाना है कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या फिर न्यायिक निर्णय में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव का भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा इसे कनेक्ट करना फिर है ना, फाइनेंशियल अदरवाइज ये डिपेंडेंसी भी। हाँ, फाइनेंशियल फाइनेंशियल, फाइनेंशियल हो गया, डिपेंडेंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंसी, ठीक है।
क्योंकि फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारी चीजों पे ये एग्जीक्यूटिव पे निर्भर रहते हैं। टेन्योर इनसिक्योरिटी। हम्म। तो नॉर्मली जो मतलब आप देखोगे जजेस का जो इशूज होते हैं, टेन्योर हो गया है ना, सर्विस कंडीशन हो गई, ये सब भी आप लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले एस्पेक्ट पे आते हैं, सुझाव। ये वाला एस्पेक्ट आईयूसी का बहुत अच्छा है। इसमें किसी को कुछ जजमेंट याद आ रहा है? चंद्र कुमार जजमेंट। हम्म। फिर एक फाइनेंस एक्ट 2017 था ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे ना थोड़ा स्पेसिफिक, लेकिन हमको सजेशन बताना होगा। सर बेसिकली वो नियुक्तियों और सेवा शर्तों को लेकर हुआ था कि वो उसकी न्यायिक समीक्षा हुई थी। हम्म। ठीक है। ठीक है, मतलब ये और चीज हम लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ फिर टेन्योर हो, सर्विस कंडीशन टाइमली रिव्यू हो, ये सब चीजें ऐसा लिख सकते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन केस भी हुआ था, उसमें भी सुप्रीम हम्म कोर्ट ने कार्यकाल मतलब नियुक्ति कार्यकाल और उसको फ्रीडम को लेके बोला था कि इस पे सुधार होना चाहिए। हम्म। क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, जो जुडिशरी का एक तरीके से ऑटोनमी हो रहा है, वो इम्पेक्ट हो रहा है। ये वाला केस भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, एल चंद्र कुमार केस है ना। इसमें क्या चीज भाई ये वाला केस इतना फेमस क्यों है ट्रिब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में? जुडिशियल रिव्यू अलाउ हो गया था और ये बोला था कि हाई कोर्ट के विकल्प नहीं बन सकते बल्कि उसके पूरक बनने चाहिए। हाँ। ठीक है, मतलब जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको एज ए पूरक ट्रीट करना चाहिए, रेदर देन पैरेलल सिस्टम टू द एग्जिस्टिंग जुडिशरी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जो हम लोग इश्यूज देख रहे थे, एक पॉइंट हम लोग ये भी ऐड कर सकते थे कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस, है ना। तो वहाँ पे जजेस का रोल या फिर जुडिशरी, हायर जुडिशरी का रोल कम करते जा रहे हैं, और वो ज्यादातर चीजें ट्रिब्यूनल्स के थ्रू हो रही हैं, तो ये ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते थे। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐड कर सकते हैं सुझाव में। हाँ सर, वही जो मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का गठन करो जो इनके अपॉइंटमेंट हम्म और इनका रिलेटेड इश्यूज से डील करे। हम्म। नेशनल ट्रिब्यूनल डाटा ग्रिड का निर्माण करो जिससे कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो कि कितनी केस पेंडिंग है। ठीक है। सर ये भी लिख ठीक है। सकते हैं कि हम्म जुडिशरी में तो पेंडेंसी ऑलरेडी है और यहाँ के अपील जाती है, तो नेशनल हम्म। अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाओ जिससे कि ट्रिब्यूनल की अपील पहले वहां पे हो। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। एक मतलब अपीलेट होना चाहिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल हालांकि बहुत सारी जगह पे है, लेकिन एक नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं ना, जितने भी ट्रिब्यूनल हैं उसके लिए। ठीक है, तो अच्छे अच्छे पॉइंट है, मतलब ये सब हम लोग वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं ना। एल चंद्र कुमार केस, और हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, सर्विस कंडीशन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मद्रास बार एसोसिएशन केस, नेशनल ट्रिब्यूनल कमेटी, नेशनल डाटा ग्रिड, है ना, फिर अपीलेट प्रोविजन। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या लिखना है इसमें? 39A को कनेक्ट कर सकते हैं कंक्लूजन में कि निःशुल्क और प्रभावी न्याय बनाने के लिए इनको इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। मतलब लिख सकते हैं, मतलब वो थोड़ा सा जब एडीआर वाला क्वेश्चन रहेगा ना, वहाँ ज्यादा सही फिट होगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना, क्योंकि ट्रिब्यूनल जरूरी नहीं कि हर जगह निःशुल्क वो न्याय कर रहे हैं। एडीआर का लेकिन वहाँ पे रहता है, जैसे मान लो जो हम लोग नालसा वगैरह देखते हैं, वो सो मतलब इस पे वो काम करते हैं। मैंने एक अपने नोट्स में लिखा था, हम्म तो ये बता सकती हूँ कि लाइक मैंने ये लिखा था कि भारत में अधिकरण ना तो पूर्णतः असफल है और ना ही हम्म पारंपरिक न्यायालयों के पूर्ण विकल्प हैं। वे तभी हम्म प्रभावी स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट डिलीवरी मैकेनिज्म बन सकते हैं जब स्पीडी प्लस एक्सपर्टीज के साथ इंडिपेंडेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी भी सुनिश्चित हो। और मैंने उसमें एक कोड भी दिया था कि अतः लक्ष्य केवल त्वरित न्याय नहीं बल्कि स्वतंत्र, हम्म निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण त्वरित न्याय होना चाहिए। तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। हम्म। ये वाला क्वेश्चन में लेकिन वही कीवर्ड यूज है ना, त्वरित न्याय, तो हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये वाला चीज यूज कर लेंगे कि स्पीडी एक्सपर्टी क्या बोलते हैं, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा वे फॉरवर्ड यूज कर लिया है, तो बस थोड़ा सा एक हॉलिस्टिक चीजें लिख देंगे, हॉलिस्टिक सोल्यूशन। ठीक है, इंडिपेंडेंस, ऑटोनमी हो और एक्सपर्टीज हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जुडिशरी इज बोथ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स एंड एन इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स। ठीक है, गार्जियन भी है
दूसरा एक तरीके से खुद भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर आता है। ये बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। न्यायपालिका संवैधानिक सीमाओं की संरक्षक होने के साथ साथ स्वयं भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन एक संस्था है। ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी इन मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। नियंत्रण एवं संतुलन में न्यायपालिका की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैन बी रिकंसाइल्ड विद द इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट। इस क्वेश्चन में दो एस्पेक्ट पूछ रहा है, एक तो रोल ऑफ जुडिशरी इन मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेज, और दूसरा क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन कैसे रिकंसाइल करें जुडिशियल सर इंडिपेंडेंस और सर इसकी फर्स्ट हेडिंग चेक्स एंड बैलेंसेस में न्यायपालिका की भूमिका आ जाएगी। हम्म। ठीक है, रूल ऑफ जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। अब देखो इसमें थोड़ा सा लिंक भी करना होगा, इन मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेज। ये हम लोग का पहला हेडिंग हो गया है ना, रूल ऑफ जुडिशरी इन मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेज। सेकंड हेडिंग क्या होगा? क्रिटिकली एग्जामाइन करना, तो ये भी लिखेंगे सर इसकी न्यायपालिका ओवर रीच कर रही है कैसी है। हम्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेज अपहोल्ड हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का टोन देख आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो जुडिशियल ओवररीच की भी बात कर रहा है। कि मतलब जो न्यायपालिका है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर आती है ना, मतलब संवैधानिक सीमाओं के अंदर आती है। तो लेकिन वो उस चीज का वायलेशन होता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जुडिशियल ओवररीच की भी बात करेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का है, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग आराम से ये वाला बना सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन बोला भी है। तो पहले हम लोग दिखाएंगे रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग इन मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेज, नियंत्रण एवं संतुलन में क्या भूमिका है। फिर दूसरा दूसरा हेडिंग दिखाएंगे किस तरीके से वो ओवररीच कर रहा है। ठीक है, या फिर वायलेशन कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर का। ठीक है, थर्ड हेडिंग क्या होगा हम लोग का यहाँ? कैसे इसको संतुलित, ओवर रीच और संयम, जुडिशियल एक्टिविज्म और संयम को कैसे हम बैलेंस कर सकते हाँ ठीक है, मतलब संतुलन कैसे बनाए है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर रिकंसाइल्ड कैसे करें। ये आपका हो गया थर्ड हेडिंग। ठीक है, और किसके बीच में संतुलन बनाना है? इंडिपेंडेंस और मतलब इसमें आपको बैलेंस क्रिएट करना है रिस्ट्रेंट में। वो क्या रहा है, इंडिपेंडेंस एक तरह के इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी आप सोचोगे कि ओवर रीच वाले को पार्ट को कम करना है, तो ऐसा ना हो कि रिस्ट्रेंट के चक्कर में हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मतलब जुडिशियल इंडिपेंडेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है यहाँ पे? मतलब देखो अगर हम लोग हैं। क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेज की बात कर रहे हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर वाला टॉपिक है ना, तो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल 50 से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप बताओ ऐसी कुछ बोल रही थी सर ये या फिर? सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड इंट्रो शुरू कर सकते हैं सर, मैंने पढ़ा था तो इसलिए लिख लिया था। फिर फ्रांसीसी दार्शनिक बेस डे मोरेन मोटेंस्क्यू ने सर इस चेकिंग बैलेंसेस का hint हम्म। दिया स्टार्ट में सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर लेंगे, और जो रिलेवेंट आर्टिकल है उसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे, है ना। आप लोग अगर मतलब उस प्राची की कॉपी देखोगे, एक चीज मतलब बहुत यूनिक है, जो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। मतलब देखो जैसे अभी क्या हो रहा है ना, जितने मतलब ये चीज आप नोटिस करोगे कि लगभग सब स्टूडेंट का पैटर्न एक बन गया है, मतलब आर्गुमेंट लिखते हैं फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, फिर आर्गुमेंट फिर एग्जाम्पल, है ना। तो लगभग हर पॉइंट इसी पैटर्न में आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्राची की कॉपी में ऐसा नहीं है। इसको मैं एक दिन दिखाऊंगा कि क्या इसमें आपको थोड़ा सा इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप अपने नंबर ऑफ पॉइंट्स और इंक्रीज कर पाओगे, अगर उसको आप थोड़ा सा यूज करते हो अपनी कॉपी में। प्राची ने क्या किया है, जैसे मान लो पॉइंट लिखा है, उनका आर्गुमेंट है, उन्होंने बीच में यहाँ पे जो आर्टिकल यूज हो रहा है बीच में ही उन्होंने आर्टिकल ऐसे करके ब्रैकेट में डाल दिया है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम लोग अलग से लिखते हैं तो उसके लिए हमको एक लाइन यूज करना पड़ता है आर्टिकल लिखने में, अगर हम उसको एज ए एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो प्राची कॉपी में आपको ये चीज दिखेगा कि एग्जाम्पल मतलब उन्होंने एक यूनिफॉर्म या फिर एक तरीके से हर जगह पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है ना। जहाँ पे जरूरत है अलग से लगा कि हाँ ये एकदम पर्टिकुलर एग्जाम्पल है तो उन्होंने यूज कर लिया, अदरवाइज ज्यादातर जगह पे उन्होंने क्या कर रखा है, पॉइंट के बीच में ही ब्रैकेट में चीजों को डाल दिया है, डाटा हो गया, एग्जाम्पल हो गया, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट कमेटी हो गई। उससे फायदा क्या हो रहा है ना कि आपका लाइन एक लाइन बच जा रहा है, और उससे आपका क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनलिटी आएगी आंसर में। अगर आप 5 पॉइंट लिखने वाले थे पहले, हो सकता है अब आप 7 से 8 पॉइंट लिख पाओ। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल या डाटा ये सब नहीं लिखना है,
बट लेकिन थोड़ा सा ये वाला एस्पेक्ट भी आप लोग एक बार देख सकते हो, एक बार मैं दिखाऊंगा तो आप लोग इसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। उससे बस सबसे बड़ा फायदा मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा सा बाकी बच्चों से कॉपी हटके है, और नंबर ऑफ पॉइंट थोड़े से ज्यादा हो जा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि जब हम लोग इस तरीके से अप्रोच बना लेते हैं कि आर्गुमेंट लिखेंगे फिर एग्जाम्पल, तो लगभग एक दो लाइन में आर्गुमेंट लिखते हैं, फिर एक दो लाइन में, एक लाइन में एग्जाम्पल लिखते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला अप्रोच रखते हो तो आपका दो लाइन में ही आर्गुमेंट भी आ गया, और जो एग्जाम्पल यूज करना चाहते हो उसको भी आप यूज कर लिए। तो कहीं कहीं पे इसको भी इस तरीके से भी यूज करना है ना। तो उससे आप स्पेस मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे, और थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनलिटी आपके आंसर में आएगी। ठीक है। तो एक दिन मैं प्राची का कॉपी ये दिखा के सभी को समझाऊंगा किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, कॉन्सेप्ट से शुरू करें। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। तो हम लोग बस बता सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, जिसमें तीनों ऑर्गन का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का लॉ इंप्लीमेंटेशन, लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग, और जुडिशरी का एडजुडिकेशन ऑफ लॉस। ठीक है। तो छोटा सा ऐसा डायग्राम बना देंगे सेपरेशन ऑफ पावर लिख के, और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी का काम दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया। यूजिंग वन टू आर्टिकल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूज कर लो जो जो सेपरेशन ऑफ पावर को दिखाते हैं, है ना। और फिर ये छोटा सा डायग्राम डाल देना है। अब हम लोग फर्स्ट एस्पेक्ट पे चलते हैं, किस तरीके से जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करती है। ठीक है, संतुलन और कंट्रोल कंट्रोल में, नियंत्रण में जुडिशरी का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो किस तरीके से जुडिशरी इंश्योर करती है चेक्स एंड बैलेंसेस? जुडिशियल रिव्यू, है ना। ठीक है, इसके अलावा कोई और पॉइंट? फिर इसमें साथ में एग्जांपल में गिसबर्न एंड भारती का बेसिक स्ट्रक्चर हम्म। डॉक्ट्रिन एंड, या फिर एग्जांपल में श्रेया सिंगल का 2015 का जो केस था जिसमें 60A को निरस्त किया गया था, तो वो लिख सकते हम्म। ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव, श्रेया सिंगल केस है ना, यहाँ पे क्या होता था, जो एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका की मनमानी हो रही थी ना, कि मतलब कई बार अरेस्ट क्या हो गए, कई बार मतलब कई बार मतलब नॉर्मल तरीके से लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले थे, उसके बेसिस पे अरेस्ट कर लिए गए, है ना। तो थोड़ा सा वेग प्रोविजन था, और जिसको जुडिशरी ने यहाँ पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इन श्रेया सिंगल केस। ठीक है। केशवानंद भारती केस हम लोग लिख देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13, 32, 226। आपका देखो, एक्चुअल में क्या है, आर्टिकल आपको दिखाना है, केशवानंद भारती केस दिखाना है, 66 से श्रेया केस, है ना। तो जरूरी नहीं कि हर जगह आप इस तरीके से ही लिखो। ठीक है। एक्चुअल में बस वो थोड़ा सा, जैसे देखो कई बार क्या होता है, आप ब्रैकेट लगा दिए इस तरीके से, तो वो भी एक तरीके से हाईलाइट हो गया है, मतलब पढ़ने वाला का नजर वहां पे चला जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। ओके। तो मतलब मिक्स तरीके से यूज करना है, तो स्पेस मैनेज भी करना है। अगर आपके पास देखो एक टाइम पे क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट बहुत आ जाते हैं, है ना। तो उस टाइम पे हमको स्पेस भी मैनेज करना है, और जितने भी पॉइंट हमारे दिमाग में आ रहे हैं उसको यूज भी करना है ना। तो रेदर देन अलग से एक लाइन यूज करके एग्जाम्पल लिखने के, जहां जहां अगर मान लो एक ही दो प्रोविजन लिखना है तो उसके लिए हम अलग एक लाइन खराब क्यों करेंगे, उसको ब्रैकेट में ही लिख देना है। ठीक है। तो एकदम पूरा यूनिफॉर्म कॉपी ना दिखे, थोड़ा सा मिक्स फॉर्मेट करके यूज करना है। तो रूल ऑफ जुडिशरी इन चेक्स एंड बैलेंसेज, इसके अलावा कोई और पॉइंट है? कार्यपालिका 32 क्या ही। है? सर 123 रिलेटेड केस भी लिख सकते हैं, डीसी वाधवा केस। कौन सा 130? सर वो 123, नहीं, वन। अच्छा अच्छा। 123 सर, इसका मिसयूज ना हो इसको इंश्योर करना। जो बिहार वाला केस था ना, कौन सा था, राजकुमार केस? डीसी वाधवा केस। ये आप उसका ऑर्डिनेंसेस का बता रहे हो ना? हाँ सर, ऑर्डिनेंसेस। ठीक है। इसमें क्या था, डीसी वाधवा केस में? सर ये है कि ये जो 123 का यूज है वो विधायिका के पैरेलल नहीं बनना चाहिए, ओवर यूज नहीं हम्म। होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके मिसयूज को रोकना है ना। तो डीसी वाधवा केस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एक इससे रिलेटेड एक और केस था, मतलब मुझे फिर एग्जैक्ट एक नहीं आ रहा है। एस आर बोमई केस का था जिसमें हम्म 356 के दुरुपयोग पर नियंत्रण को लेके बोला था, तो उसको भी आर्टिकल 131 सेंटर स्टेट डिस्प्यूट को लेके लिख सकते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ठीक है।
और अभी का जैसे रिसेंटली भी हम लोग जो तमिलनाडु वाला जजमेंट था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर केस, उसको भी डाल सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक तरीके से जो गवर्नर का इनएक्शन होता था, उसको एक तरीके से यहाँ पे मतलब जो डीम्ड असेंट दिया गया था 10 बिल्स ऑफ तमिलनाडु के। हालांकि वो ओवर रीच है, लेकिन मतलब अगर जहाँ पे निरंकुश हो जा रही सरकार, मतलब गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर काम करने लग रहे हैं, वहां के लिए ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। इसके अलावा कोई और केस है इंपॉर्टेंट? ये बोल सकते हैं कि विधायिका की हेल्प भी करती है जुडिशरी, जैसे विशाखा हम्म गाइडलाइन आई सरकार ने पोस्ट एक्ट हम्म 2013 बना। हम्म। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वो वाला लिखेंगे। देखो हाँ, यही मैं बोला था, कृष्ण कुमार केस था, है ना, राजकुमार नहीं, कृष्ण कुमार था। कृष्ण कुमार केस याद है किसी को? मतलब इसमें क्या था कि मतलब 2017 का केस है, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस, है ना, जिसमें अगर फ्रीक्वेंट क्या हो रहा था कि कई बार अगर लगातार आप ऑर्डिनेंसेज यूज कर रहे हो, उसको एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जैसे आर्टिकल 123 एंड 213 आर स्ट्रिक्टली इमरजेंसी मेजर फॉर इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन, नॉट अ पैरेलल और अ सब्स्टिट्यूट लॉ मेकिंग टूल फॉर द एग्जीक्यूटिव। तो जो 123 और 213 है वो क्या है? इमरजेंसी मैकेनिज्म है, रेदर देन पैरेलल टू दी लेजिस्लेचर, है ना, या फिर लॉ मेकिंग टूल जो होता है उसके पैरेलल नहीं है ये। ठीक है, इट इज जस्ट अ इमरजेंसी टूल। ओके, तो रिपीटेटिव ऑर्डिनेंस हमको नहीं, मतलब गवर्नमेंट को नहीं लाना चाहिए। ये वाला कृष्ण कुमार सिंह केस था, इस वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, 2017 का केस है। ये भी आप उसमें डाल सकते हो चेक्स एंड बैलेंसेज में। यहाँ तक ठीक है। एसआर बोमाई वाला भी इंपॉर्टेंट है, फेडरलिज्म स्पिरिट की बात करता है। ठीक है, यहाँ या फिर जो जहाँ पे गवर्नर एज एजेंट ऑफ सेंटर काम करने लगते हैं। ठीक है, एसआर बोमाई और तमिलनाडु के दोनों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक में करके। राइट। अब हम लोग सेकेंड एस्पेक्ट देखते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस से प्रॉब्लम क्या हो रही है। हेडिंग 2 हम लोग का क्या रहेगा? इश्यूज ऑफ जुडिशियल ओवररीच, है ना, क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेक्स एंड बैलेंसेज बाय जुडिशरी, है ना, जो जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंसेज मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, उससे क्या हो रहा है? जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। ठीक है। अब इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जितने भी ओवररीच आपको लगे सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जुडिशियल ओवररीच के 4-5 जजमेंट आप लोग बताओ कौन कौन से पता है? एनीवन? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल हाईवे है उनके 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री होगी। ठीक है, बस ऐसे शॉर्ट में आप बताओ, नेशनल हाईवे 500 मीटर के बीच में अगर कोई शराब पी रहा है तो वो मतलब नहीं कर सकता, ऐसा है ना। जैसे नेशनल एंथम वाला हो गया था कि फिर मतलब जब भी थिएटर में बजेगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा उसमें। अभी देखो फिर उसको बंद भी कर दिया। हाँ हाँ। फिर दिल्ली एयर पॉल्यूशन केस को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं। ओके, मतलब थोड़ा सा ऐसा जगह पे लिखो जैसे अरावली जजमेंट हो गया, है ना, जहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज वाला एस्पेक्ट है, वो वाला एस्पेक्ट हम लोग ज्यादा लिखेंगे। इसके अलावा पॉइंट है कोई, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट? बहुत सारे जजमेंट है, आप लोग सोचो। फिर एक तो वही वाला लिख सकते हैं ना, तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल की, हाँ उन्होंने 3 महीने का टाइम दे हाँ दिया था। बिल्कुल, जो 3 मंथ का टाइम लिमिट दे दिया था, एक तरीके से जुडिशियल ओवररीच था। क्योंकि ये काम किसका है, जब आप ऐसा लिखोगे ना, बिकॉज दिस इज अ वर्क ऑफ पार्लियामेंट, ये काम किसका है? पार्लियामेंट का। ठीक है, ये टाइमलाइन प्रेस्क्राइब करना गवर्नर के लिए। फिर एक प्रकाश सिंह केस था हम्म 2006 का था, जिसमें मतलब उन्होंने पुलिस सुधारों के लिए बहुत व्यापक निर्देश वगैरह दिए थे, हम्म उसको हम्म भी हम्म, अलग। हम्म, ठीक है। बट इसमें मतलब एक तरीके से रिकमेंडेशन था ना, इसको हम लोग लिखना चाहिए इसको। डाउटेबल। मतलब ऐसा केस हम लोग लिखेंगे जो थोड़े से मतलब लगे कि हाँ यहाँ पे ओवररीच हो रहा है। रेडियम जबलपुर लिख सकते हैं कि किस हाँ, सबोइलेट पर। एडीएम जबलपुर, अगेन मतलब थोड़ा, एडीएम जबलपुर मतलब वो उसको बोलते हैं डार्केस्ट फेज ऑफ जुडिशरी, है ना, सबसे मतलब काला दिन उसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हैबियस कार्पस को सस्पेंड कर दिया था। एक फिर मिनट एक रुकिएगा। राजवाला केस था हरियाणा का, जिसमें चुनाव के लिए इलेक्शन के लिए उन्होंने शैक्षणिक योग्यता जैसी शर्तों को लाया था। हम्म, एक मिनट एक मिनट।
ये आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन? देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है ना जुडिशियल ओवररीच के। आर्टिकल 142 का बहुत सारा यूज हुआ है। आर्टिकल 142 कहीं ना कहीं यूज कर लेना है ना। जैसे यहाँ पे देखो जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवर, लेफ्ट साइड जितना लिखा हुआ है वो सब एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। जैसे पंडित नेहरू ने क्या बोला है कि मतलब वो एक्टिविस्ट जुडिशरी को सपोर्ट करते थे। फर्स्ट केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कौन सा है? गोलकनाथ केस 1967। फिर केशवानंद भारती केस हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। प्राइसेज ऑफ स्टैंड्स वेयर कट डाउन आफ्टर पीआईएल। इंट्रोड्यूसिंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो मेनका गांधी केस था वो भी जुडिशियल एक्टिविज्म का है। करप्शन का केस हुआ, पीआईएल, विशाखा गाइडलाइन, ये सब आपका एक्टिविज्म है। अब राइट साइड जितने हैं सब क्या है? ओवर रीच के। जैसे एल्कोहल ऑन हाईवेज, नीट पेपर का हो गया। एनजेएसी जजमेंट हो गया। लोधा कमेटी ने क्या डिक्लेयर कर दिया था? बीसीसीआई एज ए प्राइवेट बॉडी। नेशनल एंथम इन थिएटर्स, टोल्स इन चंडीगढ़, जो आप हाईवे बोल रहे थे कि 500 मीटर के अंदर कोई ड्रिंक नहीं कर सकता है ना। फिर कुरूल इन्वायरमेंटल लॉज, जैसे आप एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे, योगा कंपलसरी कर दिया था स्कूल में। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपका ओवर रीच का एग्जाम्पल है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे है ना। जैसे क्रिटिसाइज जब कर रहा हूँ तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। पैराडॉक्सिकल, सेल्फ परपिचुएटिंग एंड हाईली पॉलिटिसाइज्ड, प्रताप भानु मेहता का कोट है। एक यहाँ पे जब भी आप सुप्रीम कोर्ट अप्रिसिएट करो ना तो ये लिख सकते हो कि कीमोथेरेपी ऑफ कार्सिनोजेनिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है। अभी यहाँ पे और सारे फिर जुडिशियल एक्टिविज्म के इसमें एग्जाम्पल हैं। सिर्फ इसमें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। बट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर मिस कर रहे थे, जो एनजेएसी केस था। ठीक है, उसको हमको लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया इशूज विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल ओवररीच, है ना, वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। और ये सब भी दिखा सकते हैं कि लैकिंग एक्सपर्टीज, है ना। और मतलब कई बार क्या होता है, ऐसे जजमेंट दे देते हैं जहाँ पे उनको आइडिया नहीं रहता, ग्राउंड रियलिटी, लैक ऑफ डाटा कि क्या उसकी फिजिबिलिटी है। ठीक है, तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज, फंडिंग, डाटा, इन सब की वजह से भी फिर भी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओवररीच होता है ना। तो यहाँ पे दिखा देंगे इशूज ऑफ जुडिशियल ओवररीच थ्रू वेरियस केसेस। फिर हम लोग हेडिंग थर्ड पे आएंगे। थर्ड हेडिंग क्या है? अब इसमें संतुलन कैसे बनाएं। ठीक है, रिकॉन्साइल कैसे करें। ठीक है, किसमें डिपेंड इंडिपेंडेंस भी इंश्योर करना है जुडिशरी का। एट द सेम टाइम हमको ये भी इंश्योर करना है कि जुडिशरी रिस्ट्रेन भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब जैसे हम लोग संतुलन बनाने की बात करेंगे तो थोड़ा सा चाहो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिए और जुडिशरी को क्या करना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा वे फॉरवर्ड बना पाएंगे। अगर हम लोग जनरिक बनाएंगे तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वाले एस्पेक्ट को कवर करना भूल जाएंगे। ठीक है, तो जुडिशरी का क्या रोल हो सकता है उसको देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का इसमें क्या रोल हो सकता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का क्या रोल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करे, फेडरलिज्म को अपहोल्ड करे, है ना। जो बेसिक प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, उसको अपहोल्ड करे। ठीक है, जहाँ पे लॉज की जरूरत है वहां पे उसको करेगा, मतलब आर्बिट्रेरी चीजें ना हो, ड्यू प्रोसेस फॉलो हो, रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो पाए, है ना। तो ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम है। जहाँ पे गैप है, जहाँ पे लूपहोल्स है, उसको पार्लियामेंट लॉ के थ्रू फिल करे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट करना है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट बता सकते हैं यहाँ, कि जैसे बोलते हैं कि गोल्डन रूल जुडिशरी के लिए क्या है? जुडिशियल रिस्ट्रेन, मतलब इट इज कॉल्ड एज गोल्डन रूल फॉर जुडिशरी, है ना। जुडिशरी के लिए रिस्ट्रेन बहुत जरूरी है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को अपहोल्ड करें। जैसे एक्टिविज्म कर सकता है एक्सेप्ट, मतलब ओनली नेसेसरी सिचुएशन, जहाँ पे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मतलब कुछ प्रोविजन नहीं है, वहां पे एक्टिविज्म हो सकता है, बट विथ प्रिकॉशन। ठीक है, सावधानी के साथ करना है। फिर इसमें दो हाँ, क्या एग्जाम्पल हम लोग डाल सकते हैं? सिर्फ विशाखा गाइडलाइंस एंड कोविड-19 केसेस के टाइम जो हाँ हाँ, गाइडलाइन। अगर आप यहाँ पे हाँ ये लिख सकते हो, तो यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हो विसाखा गाइडलाइंस। लेकिन ये वाला चीज हम लोग जनरली यहाँ पे लिख ही लेंगे, क्योंकि रोल ऑफ जुडिशरी इन इंश्योरिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, अगर मान लो यहाँ पे नहीं यूज हो पा रहा है तो यहाँ पे आप यूज कर लेना। ठीक है, ये चीज क्लियर है।
फाइनली फिर हम लोग थोड़ा सा मतलब एक चीज जैसे देखोगे, एक मतलब इंपॉर्टेंट स्कॉलर का कोट है, उसी से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस का कोट है, इसको मैं एक बार बताता हूँ आपको। जैसे ये बोलते हैं कि नो बेटर टेस्ट ऑफ एक्सेलेंस ऑफ अ गवर्नमेंट देन द फंक्शनिंग ऑफ इट्स जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, अगर किसी कंट्री का अगर हमको चेक करना है कि एक्सेलेंस इन गवर्नमेंट सिस्टम कितना अच्छा है, तो हमको वहां के जुडिशरी का फंक्शनिंग को देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जुडिशरी का रोल हाईलाइट कर सकते हैं कि जुडिशरी प्लेड सिग्निफिकेंट रोल, है ना, इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, प्रोटेक्टिंग सिटीजंस राइट एंड अपहोल्डिंग द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट द सेम टाइम जुडिशरी मस्ट अपहोल्ड द रिस्ट्रेंट। ओके, while एग्जीक्यूटिव मस्ट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ऐसे करके कुछ। ठीक है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट थोड़ा सा यहाँ पे सिग्निफिकेंस हाईलाइट करते हुए जुडिशरी का फिर हम लोग बताएंगे कि जुडिशियल रिस्ट्रेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फिनिश करके फिर सेशन एंड करते हैं। इज डिवोल्यूशन ऑफ इंडिया a voluntary concession by the higher tier of government or a constitutional necessity for deepening democratic governance? यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से है। ठीक है, क्या भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण उच्चतर स्तर की सरकारों द्वारा किया गया एक स्वैच्छिक उपकार है, या लोकतांत्रिक शासन को गहरा करने के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता थी? तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि क्या ये स्वैच्छिक उपकार है या फिर लोकतांत्रिक, मतलब यहाँ पे संवैधानिक आवश्यकता थी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्थानीय सरकारों को वास्तविक कार्यात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने हेतु आने वाली चुनौतियां क्या हैं? कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक। ठीक है, विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने में चुनौतियां क्या हैं? और पहला क्वेश्चन क्या है, स्वैच्छिक उपकार है या फिर संवैधानिक आवश्यकता है? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है या फिर वॉलंटरी कंसेशन था? ठीक है, बाई हायर टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है चैलेंजेस क्या है इन इंश्योरिंग फंक्शनल, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे, मतलब ओवरऑल यहाँ पे पंचायत या फिर म्यूनिसिपलिटी या ओवरऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो 73वीं और 74वीं संविधान संशोधन से भी स्टार्ट कर सकते ठीक है, और इसके अलावा कोई और तरीका? सर यही बेस्ट है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो अब इसमें एक ऐड कर तरीका और। सकते बताओ बताओ। हाँ सर, इसमें यही ऐड कर सकते हैं कि इसके द्वारा 11th और 12th शेड्यूल ऐड की गई। ठीक है, ठीक है, इसको भी देख सकते हैं मतलब। अब देखो एक अलग तरीका ऐसा है कि यहाँ पे विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है ना, या फिर जब भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है तो मतलब विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की ही बात होती है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू द लोवेस्ट लेवल और द थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर इसको हम लोग ग्रास रूट भी बोलते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द शिफ्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू द थर्ड ईयर और द ग्रास रूट गवर्नमेंट। ओके, इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गांधी ग्राम स्वराज। फिर ऐसा थोड़ा सा आप लिख सकते हो, अनअरेंज्ड सिविक पार्टिसिपेशन एंड एमेंडमेंट रेडिकल डेमोक्रेसी, मतलब इसमें से एक ही यूज कर लो कि इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गांधी ग्राम स्वराज। ठीक है, आप बस देखो हमको यहाँ पे बस ये यूज करना है, 73rd 74th आपको पता है, ये आप बस कहीं पे बस ऐसे चिपका दो कि मतलब यहाँ पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ब्रैकेट में आप लिख के इसको छोड़ दो। लेकिन एक्चुअल में अच्छा इंट्रोडक्शन इस तरीके से आएगा कि विकेंद्रीकरण की बात हो रही है या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जब भी आएगा, तो आप इस तरीके से शुरू करो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है, शिफ्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग टू दी थर्ड ईयर। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गांधी ग्राम स्वराज। ठीक है, या फिर गांधी का नाम हटाना है, बस ग्राम स्वराज लिख दीजिए, सिविक पार्टिसिपेशन और रेडिकल डेमोक्रेसी। अब देखो ये क्या है कि ये तो बस हमको दिखाना है कि हमको 73rd 74th अमेंडमेंट पता है। इवन आप यहाँ पे भी बस ऐसे ब्रैकेट में डाल दो 73rd और 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो जब भी पंचायत का क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब हम इसमें हेडिंग वाले पार्ट में आते हैं। इसमें हेडिंग वन क्या होगा, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख के बताइए। सर
ये कि स्वैच्छिक उपकार्य या संवैधानिक आवश्यक। तो पहले हम लोग हेडिंग ये बनाएंगे, है ना, कि स्वैच्छिक उपहार या फिर वॉलंटरी कंसेशन कंसेशन। फिर ये भी तो आ सकता है कि संविधान स्वैच्छिक उपकार नहीं, संवैधानिक आवश्यकता। ठीक है। क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत पॉइंट रहेगा नहीं, है ना। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी बताएंगे। फिर इसमें आर्टिकल को डिफाइन करके लिख सकते हैं अगर संविधानिक आवश्यकता करके देंगे तो। या तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे टेबल बनाते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक आवश्यकता था और किस तरीके से ये स्वैच्छिक उपकार था। ठीक है। संवैधानिक आवश्यकता किस तरीके से था, जैसे आर्टिकल 40 में मेंशन है कि पंचायत स्टेब्लिश करना है। ठीक है। या फिर मतलब इवन ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम लोग डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, है ना, रिपन के द्वारा। तो हम लोग ये थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि किस तरीके से संवैधानिक विकास मतलब आवश्यकता थी, मतलब नीड थी, क्योंकि जो हम लोग का ये था फेडरलिज्म था, 2 टियर मॉडल था, है ना, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो उससे क्या हो रहा है कि लोकल लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी थी, है ना, क्योंकि हम लोग को अंत्योदय भी इंश्योर करना, मतलब वेलफेयर फॉर ऑल। ठीक है, लोएस्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट या फिर उनका भी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है ना, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री थे। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी था। ठीक है। स्वैच्छिक किस तरीके से था, क्या इसमें हम इसको हेडिंग बनाना चाहिए या फिर इसको नहीं बनाना चाहिए? 243H करके लिख सकते हैं कि राज्य के ऊपर उनकी विवेकाधीन है कि वो 18 विषय में से कितने ट्रांसफर करे और 29 में से कितने ट्रांसफर। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब बहुत सारी चीजें जहाँ पे थोड़ा सा वॉलंटरी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन वाली, उन सबको यहाँ कवर कर सकते हैं। जैसे अभी देखोगे कि मतलब स्वैच्छिक उपहार किस तरह दिख रहा है, क्योंकि अभी भी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो रिलेक्टेंट है फंड फंक्शन फंक्शनरीज एलोकेट करने में, है ना। अगर मान लो स्वैच्छिक उपहार नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसिटी होता, तो गवर्नमेंट उसको मतलब जो नीति आयोग का एक प्रिंसिपल है सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल, उसको क्यों अपहोल्ड नहीं करता, है ना। तो वो एक दिखा रहा है कि ये क्या है, स्वैच्छिक उपकार की तरह काम कर रहा है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, लैक ऑफ दे आर शोइंग रिलक्टेंस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ठीक है, वो पावर डिवॉल्व नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। या फिर कुछ कुछ चीजें आप बता दो कि जैसे मान लो बहुत जगह अभी पंचायत नहीं है ना, जैसे शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पंचायत नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे हमने पेसा एक्ट बनाया है, बट मतलब दिखा सकते हैं कि मतलब जो वहाँ पे ग्राम सभा है, दे आर लैकिंग दी पावर। ठीक है। जितने भी डिस्क्रिप्शन प्रोविजन है उन सबको हम लोग यहाँ पे लिखा दिखा सकते हैं, है ना। ये चीज क्लियर है। फिर हम लोग का हेडिंग 2 क्या रहेगा, कि चैलेंजेस क्या हैं या फिर चुनौतियां क्या हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ब्रेक कर देंगे, फंड फंक्शन और फंक्शन रीज। बस। बताओ। ठीक है। फंड फंक्शन फंक्शन रीज लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस है, आयुषी कुछ बोल रहे हो? फंड्स पे तो आरबीआई की रिपोर्ट थी कि 95% जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज है वो अनुदान यानी कि डोनेशन पर डिपेंड है, स्टेट और हम्म सेंट्रल। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट 95%, और वो भी दिखता है कि जैसे म्यूनिसपैलिटीज वगैरह है या फिर उनका जो खुद का रेवेन्यू है, वो अराउंड लेस देन 1% है। हाँ ठीक है, सर, जबकि हम लोग कंपेयर करें डेवलप्ड इकोनॉमी से, जैसे यूएस वगैरह है, वहाँ पे इट इज अराउंड 6 to 7%। ठीक है। तो फंड फंक्शन फंक्शन रीज, यहाँ पे फंक्शन पे भी हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से लैक ऑफ डिवोल्यूशन है। ठीक है। फंक्शन रीच पे दिखाएंगे कि उनका खुद का लोकल ब्यूरोक्रेसी नहीं है ना। जैसे वहाँ पे ब्लॉक में जाना पड़ता है उनको, वहाँ पे बहुत टाइम लगता है कोई चीज स्कीम को पास कराने में। आप लोग बताओ फंक्शन रीच लेवल पे क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है, हम्म लोकल गवर्नमेंट के खुद से कार्डर नहीं है सर्विसेज का, और हम्म प्रॉक्सी की समस्या है सरपंच पति जैसे। हाँ, ये भी हो गया। सुधा पाई का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, है ना। और ये भी हम लोग दिखा सकते हैं लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, मतलब उनको बहुत सारा चीज में आइडिया ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। तो आप ये थोड़ा सा दिखा सकते हो कि शेड्यूल 11 और 12 में यहाँ फंक्शन वाले में ये चीज दिखा देंगे कि बहुत सारी चीजें डिवॉल्व नहीं हो पा रही हैं। ठीक है। थर्ड हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा, हाँ। सोल्यूशन। अब सोल्यूशन बताओ आप लोग क्या क्या इसमें होना चाहिए? तो एक तो जो ग्राम सभा और जो वार्ड कमेटी है उनकी, हम्म। उनको इन्वॉल्व मतलब करना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्राम सभा को और इम्पावर कर रहे हैं ना।
जैसे नीति आयोग का हम लोग बोल सकते हैं कि सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल अपहोल्ड होना चाहिए, मतलब पावर डिवॉल्व हो। ठीक है, केरला का हम लोग बता सकते हैं लोकल ब्यूरोक्रेसी, है ना, जैसे वहाँ पे खुद का ब्यूरोक्रेसी है। बिहार का जैसे बता सकते हैं, कुछ केस स्टडी आप लोग यहाँ प्रिपेयर कर लो पंचायत में, है ना, एक जो पंचायत अवार्ड आता है ऐसा करके, वहाँ पे कुछ आपको अच्छे अच्छे केस स्टडी मिल जाएंगे जो पंचायत अच्छा कर रहे हैं या फिर जो स्टेट अच्छा कर रहे हैं, उन सबको आप जब भी सुझाव लिखो उसको यूज करो। और या तो यहाँ पे जो सजेशन हम लोग बता रहे हैं, तो फर्दर इसको हम लोग 3 लेवल पे बता सकते हैं, फंड फंक्शन फंक्शन रीज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बिहार का क्या है, इंटाइटलमेंट बेस्ड मॉडल। ठीक है, फिर आप क्या बता सकते हो, जैसे विजय केलकर कमेटी है वो बोलता है कि जीएसटी में उनको कुछ फंडिंग दिया जाए। ठीक है, या फिर आप ये सब बता सकते हो कि सीएसआर एक्टिविटी जैसे होती हैं, या फिर जैसे इसको बता सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, है ना, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड हो गए, कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू इनहांस द फंडिंग ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, बाकी ये भी हो गया ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सर आरबीआई तो रिपोर्ट में भी म्युनिसिपल फाइनेंस के लिए भी उन्होंने दिया था कि ऑन सोर्स रेवेन्यू होना चाहिए, हम्म। उसको भी ऐड ऑन कर हाँ हाँ, आरबीआई का सजेशन यहाँ पे, लेकिन आरबीआई का मुझे लग रहा है इशूज भी हाईलाइट किया था, तो जब हम लोग यहाँ पे फंडिंग वाला डिस्कस करेंगे तो आरबीआई वाला पॉइंट भी यहाँ डाल सकते हैं। ये जो मैं 1% लेस देन 1% बता रहा हूँ, ये आरबीआई का रिपोर्ट का ही शायद मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा सजेशन दे सकते हो, और इसको स्ट्रक्चरिंग करके लिखना है तो इस हेडिंग में आप ब्रेक करो, फंड फंक्शन फंक्शन रीच में। ठीक है, फंड वाले जितने पॉइंट हो एक जगह रख लो, फंक्शन वाले जितने पॉइंट है एक जगह, यहाँ पे नीति आयोग वाला जैसे पॉइंट हो गया, ठीक है, फंक्शन रीच वाला पॉइंट जैसे केरला वाला मॉडल हो गया। ठीक है, इन सबको इसमें डालना है। ओके, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट सजेशन है इसमें? परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दे सकते हाँ, ये बहुत पंचायत अच्छा है। एक अभी नया इंडेक्स आया है, अ, मतलब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, है ना, पाई करके है। तो वहाँ पे क्या एक मतलब कम्पिटिटिवनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है बिटवीन डिफरेंट पंचायत एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, मॉनिटर करने की जरूरत है, कंपटीशन क्रिएट करो, है ना, और जितनी भी स्कीम इंप्लीमेंट होती है पंचायत के थ्रू, उस सब में सिनर्जी बैठाने की जरूरत है। ठीक है, सिनर्जी मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन हो सही से। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि एक जो जैसे ग्राम पंचायत प्लानिंग करके होता है ना, जो प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्लान बनता है, उसमें ग्राम सभा का एक्टिव रोल हो, या फिर जो पंचायत होती है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन ड्राफ्टिंग द प्लान। ठीक है, बाकी ये सब भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे सोशल ऑडिट, ये कहाँ का मॉडल है, राजस्थान का। इस मतलब वैसे भी इसमें मेंशन है, वहाँ पे एक है जन सूचना पोर्टल, राजस्थान का मॉडल। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि ये स्कीम है, एक पोर्टल बना दिया गया है, उसमें हर पंचायत का दिखता है कि कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है। या फिर जैसे कुछ टेक्नोलॉजी भी का भी बात कर सकते हैं, जो भी ग्राम पंचायत के प्रोजेक्ट हैं उसको क्या कर सकते हैं, जीआई टैगिंग कर सकते हैं, जियोग्राफिकल, जियो टैगिंग, जीआई नहीं, ओके, जियो टैगिंग कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को पता रहे कि हाँ ये प्रोजेक्ट हमारे पंचायत में हो रहे हैं। ठीक है,